जीआईएस में इंफॉर्मेशन सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हम आज इंफॉर्मेशन सिस्टम या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो भी इसके साथ रिलेटेड है उसके बारे में बात करेंगे और कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखेंगे जिसमें हम अपने जीआईएस सिस्टम्स के बैकग्राउंड को तैयार कर सकते हैं। अच्छा, जो भी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए, क्योंकि ज्योग्राफी जो है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ जुड़ के ही जीआईएस बनता है। तो अगर आपके पास प्रोग्रामिंग स्किल नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, अगर हो तो अच्छी बात है, क्योंकि इससे आप डेटा प्रोसेसिंग अच्छे से कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन अच्छे से कर सकते हैं। अब कंपोनेंट क्या होते हैं एक सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में आपका प्रोसेसर होता है, ओएस होता है, मशीन कोड होता है। मशीन कोड क्या है कि मशीन कोड ऐसा इंस्ट्रक्शन या ऐसे इंस्ट्रक्शंस है जो प्रोसेसर समझता है और उसे ओएस या आप इंस्ट्रक्शन देते हैं। अगर ये एक बिल्डिंग ब्लॉक मैं आपको दिखाऊं, ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर, तो देखिए इनपुट है या आउटपुट है या एक्सटर्नल मेमोरी है। अब इसमें क्या है, प्रोसेसर, मेमोरी और हार्ड डिस्क, ये तीनों एक साथ काम करते हैं। अभी तो ये काफी एडवांस हो गया है, आपके एसएसडी डिस्क वगैरह आ गए हैं, लेकिन ये एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है आपके एक कंप्यूटर सिस्टम का। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखें तो मशीन कोड जो है वो 0101 में हो सकता है, जैसे एक बाइट जो है 8 बिट की होती है, लेकिन मशीन कोड इतना इजी नहीं होता समझना ह्यूमन के लिए, तो उसके लिए आप उसके को लिखते हैं अपने हाई लेवल लैंग्वेज में। और लैंग्वेजेस दो टाइप की हो सकती है, लो लेवल जैसे मैंने आपको बताया मशीन कोड असेंबली लैंग्वेज, और दूसरी होती है हाई लेवल लैंग्वेज। और असेंबली लैंग्वेज क्या है, ये मशीन लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के बीच की लैंग्वेज होती है। इसमें क्या होता है कि आपकी ये प्रोसेसर स्पेसिफिक होती है और आप अंग्रेजी और 0101 के बीच में काम करते हैं। इसमें अल्टीमेटली आपके जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसका असेंबली लैंग्वेज चेंज होना ही पड़ता है। जैसे एग्जांपल है सम करने का, अब वो चेंज होगा तब ये 0101 में जाके चेंज होगा। ट्रांसलेशन कौन कौन करते हैं, आपका इंटरप्रेटर है, कंपाइलर है, ये दोनों फॉर्म करते हैं आपके हाई लेवल लैंग्वेज को या फिर असेंबली लैंग्वेज को आपके मशीन कोड पे। तो इंटरप्रेटर क्या होते हैं और कंपाइलर क्या होते हैं। इंटरप्रेटर में देखिए, अगर मैं बड़े तौर पर बताऊं इसको, तो इंटरप्रेटर क्या होता है, लाइन बाय लाइन अगर एक आपने प्रोग्राम का कोड लिखा हुआ है तो लाइन बाय लाइन वो उसको इंटरप्रेट करेगा या फिर मशीन कोड में चेंज करेगा आपके हाई लेवल लैंग्वेज को। और जहां तक आपके कंपाइलर का सवाल है, ये क्या करता है कि आपके पूरे प्रोग्राम को लेगा, पूरे को कंप्लीट कर देगा, इसीलिए ये एक सी बनाता है। अब क्या है कि क्योंकि एक साथ बनाता है इससे थोड़ा सा फास्ट है, और जो इंटरप्रेटर है थोड़ा स्लो है, काम दोनों का एक ही है। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे सी लैंग्वेज, वो आपके अंग्रेजी के करीब है, जैसे फॉर्ट्रैन बेसिक ये थोड़ा सा इजी थी, फॉर्मल ट्रांसलेशन बेसिक। सी थोड़ा सा ज्यादा क्योंकि हार्डवेयर के करीब है, लेकिन ये सबसे अच्छी लैंग्वेज है और सबसे फास्ट अभी तक है। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस, जावा की बात करें, जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी के लिए आई सबसे पहले। इसमें क्या होता है, बाइट कोड बनता है, बाइट कोड रन करता है जावा वर्चुअल मशीन पे जो आपके सिस्टम पे होगी। तो इससे क्या होता है कि अगर एक सिस्टम पे आपने प्रोग्राम बनाया, दूसरी जगह आप चलाना चाहते हैं, वो नहीं चल रहा, तो वो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। आप कहीं भी बनाइए, कहीं भी चलाइए। अब प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स आपके दो टाइप के हो सकते हैं, वैसे तो काफी टाइप के हैं, लेकिन अभी जेएस के पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं, एक तो प्रोसीजरल या इम्पेरेटिव या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। देखिए, प्रोसीजरल में आपकी फोर्ट्रान, बेसिक, कोबॉल, पास्कल, सी आती है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आपके विजुअल बेसिक, सी प्लस प्लस, डेल्फी, जावा और सी शार्प आती है। प्रोसीजरल लैंग्वेज, जो प्रोसीजरल अभी मॉड्यूलर भी आएगा, बहुत माइनर डिफरेंस है। अल्टीमेटली डिफरेंस क्या है कि आपका एक प्रोग्राम है, उसको आपको छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर दिया। ये सारे जो आपके छोटे छोटे भाग है, ये आपको रिजल्ट देते हैं, और मेन प्रोग्राम इन सबको लेके आपको फाइनल आउटपुट देता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सब कुछ ऑब्जेक्ट बेस्ड है। ऑब्जेक्ट बेस्ड यानी कि आपकी एक क्लास बनेगी, उस क्लास के अंदर आपके कुछ फंक्शंस होंगे, कुछ डेटा होगा, उसका फिर आप एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट के बेस पे आप काम करेंगे। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम को फॉलो करती हैं, जो हो सकते हैं आपके पॉलीमॉर्फिज्म हो सकता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन हो सकता है, आपका इनकैप्सुलेशन हो सकता है, और भी आगे आएंगे। तो इसकी मैंने बात की आपसे। अब आगे क्या है कि वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, क्योंकि ये जो है आपके डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए काम में थे, जो भी मैंने बताया। अब क्या है कि हर चीज इंटरनेट पे है, तो आपको वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी चाहिए। तो HTML बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक थी, स्टैटिक पेज बन सकते थे, उसके बाद जावास्क्रिप्ट, वीबी स्क्रिप्ट, ये सब आ गई, PHP, ये आपको डायनेमिक पेज दिखाते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ से अपना नाम टाइप करूँ तो लिस्ट आ जाएगी पूरी,
जबकि ऐसे HTML में नहीं था। लेकिन सारी चीज़ें जो है ना वो HTML बेस्ड ही है। मतलब HTML, ये नहीं कह रहा हूँ HTML बेस्ड है, बट आपको कहीं ना कहीं HTML के टैग्स वगैरह सब दिखाई दे देंगे इसमें। प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है आपकी ब्रांचेस होती है, लूपिंग होती है, डिसीजन कंट्रोल होता है, प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट होते हैं। तो उसमें हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको इफ देन एल्स मिलेगा, हर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको लूपिंग मिलेगी, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको डिसीजन कंट्रोल कंस्ट्रक्ट मिलेंगे। जैसे ये देखिए, अगर ये होगा तो यहां आगे बढ़ेंगे, नहीं होगा तो यहां बढ़ेंगे। प्रोसीजर्स, बस वही बात है कि आपका मेन प्रोग्राम, एक बड़ा प्रोग्राम को एक साथ करने से अच्छा आप छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर दीजिए, उन्हें यहां प्रोसीजर, रूटीन, सब रूटीन या फंक्शन कहेंगे। एग्जांपल देखिए, आपने फंक्शन बनाया हुआ है सम का और यहां से इसको कॉल किया हुआ है। मॉड्यूलरिटी भी यही बात हुई। मॉड्यूलरिटी बस ये होता है कि आप छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर देते हैं। मॉड्यूलरिटी क्या होती है कि फंक्शन रूटीन के सिमिलर है, लेकिन इसमें एक और चीज की बात करने लगते हैं हम लोग कि आप पैरामीटर पासिंग और पैरामीटर रिटर्न की। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जैसे मैंने आपको बताया, क्लास होगी, उसके ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, उस ऑब्जेक्ट की कुछ कैरेक्टर्स होंगी, कुछ फंक्शंस होंगे, और उसमें क्या होगा कि ये इनकैप्सुलेशन, बाकी पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारी चीजें आपकी आ जाएगी। जैसे एक PHP का अगर एग्जांपल देखें, ये छोटा सा एग्जांपल है PHP के एग्जांपल का, और ये आप बेसिकली ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू आप चीजें कॉल कर रहे हैं। इनहेरिटेंस माने, इनहेरिटेंस आप इनहेरिट करते हैं। जैसे कोई भी चीज, कोई भी छोटा फंक्शन, कोई भी बेस क्लास आपके पेरेंट क्लास की कैरेक्टरिस्टिक इनहेरिट कर ले या कैरेक्टरिस्टिक्स को पा ले, तो आपका रिडंडेंसी ऑफ कोड या एक्स्ट्रा राइटिंग ऑफ कोड बच जाता है। अब ये सारी चीजें जो हो रही है ना आजकल UML में होती हैं। जो भी आप चीजें लिख रहे हैं, चाहे SRS हो, चाहे डिजाइन डॉक्यूमेंट हो, चाहे टेस्टिंग हो, ये सब आप UML में कर सकते हैं। इनहेरिटेंस, जैसे मैंने आपको बताया कि सिडान भी कार है, वेगन भी कार है, इन सब में प्रॉपर्टीज आ जाएगी इसकी। एग्रीगेशन देखिए, ट्यूनर कैसेट को दोनों मिला लिए तो रेडियो में चला जाएगा, इन चारों को मिला लिए तो कार में चला जाएगा। एसोसिएशन, कार जैसे गैसोलीन पर रन करती है, कार कौन ड्राइव करता है, पर्सन, ये एसोसिएशन हो गया। इंस्टेंटिएशन, अब हॉलीडे है तो ओवरड्राफ्टिंग होगी, इस तरीके से। कंपोनेंट्स जो बैकग्राउंड में इसको सपोर्ट करते हैं, आपके GIS के बैकग्राउंड में जो सॉफ्टवेयर आप बनाएंगे, जो डेटाबेस बनाएंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, वो है आपके OLE, COM, DCOM, JavaBeans और .NET। अभी जितने भी सॉफ्टवेयर बन रहे हैं वो सारे .NET फ्रेमवर्क पे बन रहे हैं। बहुत शुक्रिया।